हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज से हम एनसीईआरटी की बुक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के लिए या सीडीएस एनडीए के लिए, खासकर यूपीएससी पे ही हम फोकस करेंगे क्योंकि यूपीएससी से ही वो कवर हो जाता है। सीडीएस एनडीए तो अपने आप ही, और सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है। तो इ- इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता ही है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं जहाँ तक है। तो हम कक्षा 6 से लेके अब एनसीईआरटी शुरू करेंगे और केवल एनसीईआरटी में वही चीज़ें देखेंगे जहाँ से लगभग क्वेश्चन की संभावना ज़्यादातर होती है। तो थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। और ये मैं कक्षा 6 की जो पर्यावरण से रिलेटिव है बुक, उससे आपकी शुरुआत करता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पर्यावरण के जो घटक हैं वो क्या है? मानव निर्मित है कोई भी वस्तु, वो तो है ही है। साथ में प्राकृतिक, जैसे जल, वायु, स्थल, ये सारी चीज़ें आती हैं। सजीव भी आते हैं। और मानव से, और मानव के अंतर्गत परिवार, समुदाय, आर्थिक या राजनीतिक सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्यावरण के घटक ही होते हैं। इस फोटो से यही पता पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, तो आप पर्यावरण पर्यावरण जो हम सुनते रहते हैं दिमाग में, तो पर्यावरण का मतलब हवा, पानी, बस इन सब में एक तरह से आ जाता है। बाई चांस आ जाए राजनीतिक स्थिति, तो हमारे दिमाग से क्या हुआ है, राजनीतिक स्थिति कैसे हो सकती है, थोड़ा सा हो जाता है, कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चित्र हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। सारी चीज़ें जो भी हम पृथ्वी पर एक तरह से देखते हैं, सुनते हैं, या फिर हमने बनाई है या प्राकृतिक रूप, वो सारे ही पर्यावरण के घटक हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। यानी कि सजीव और निर्जीव जो भी चीज़ें हैं वो दोनों मिलके ही पर्यावरण के घटक एक तरह से बनाती है। देखिए, थोड़ा सा ये वाला चित्र दिखा देता हूँ आपको। स्थल मंडल है, ये जलमंडल, ये वायुमंडल जो मध्यम होता है। तो ये बस केवल दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा। देखिए, हमेशा एक शब्द आता है परितंत्र, तो इसको समझ लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली एक तरह से पूछ लिया जाता है परतंत्र क्या होता है, तो हम एनसीईआरटी की भाषा को ही बेस बनाएंगे। ज़्यादा तिकड़मबाजी एक तरह से नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। जैसे देखिए, इस चित्र में जो दिखाया गया है एक ताल का एक तरह से परितंत्र है। ये तो एक ताल है, ये भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए चिड़िया भी है, और ये आपकी बतख भी है, और ये आपके घास, पौधे, और ये सारे जो मिलके एक तरह से इसे परतंत्र बनाते हैं। जो कि जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो होती हैं परतंत्र। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बेसिक जानकारी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, आप चाहें तो इन क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हैं इनके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। जैसे परतंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जैसे कि अभी हमने उसमें फोटो में देखा था। स्थल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो इन पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर सोचना चाहें तो। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जो परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो परतंत्र क्या है, जैव मंडल क्या है, और ये पर्यावरण क्या है, ऐसे ही जुड़ के आ जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट में ये है कि प्राकृतिक पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना। तो जो अंदर होता है, ये देखिए रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हो गया आंतरिक क्रोड कहते हैं इसे। और क्रोड से जो ऊपर होता है, यहाँ से ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये रेड रेड है, ये क्रोड है। ये पीला पीला है जो मेंटल है, और ये ऊपर वाला है, ये आपका भूपरपटी जिसे कहते हैं, वो हो गया ये। सियाल और सीमा मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते ही होंगे क्या चीज़ है। तो हम केवल उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो हमसे क्वेश्चन बनने की संभावना है थोड़ी सी। थोड़ा सा आपको ये वाला चित्र दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे शुरुआत होती है जो सबसे पहले मेग्मा से होती है। नीचे से मेग्मा निकलता है, उसके बाद मूल चट्टान जो होती है वो आग्नेय सेल होती हैं। आग्नेय सेल से क्या होता है, ये तलछट बन जाता है, यानी अवसादी सेल बन जाती है। अवसादी सेल जो होती है वो एक तरह से ये दिखाई दे रही है, ये हो गई। फिर इससे ही कायांतरित, यानी इसकी काया एक तरह से
दूसरे फॉर्म में बदल जाती है और यही फिर अंदर जाकर एक तरह से मेवा के रूप में जमा हो जाती है नीचे, फिर नीचे से फिर से ऊपर। तो ये इसका क्रम है। तो ये देख लेना थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अंतर्जनित बल से होती हैं और एक बहिर्जनित जल से बल से होती हैं। तो बहिर्जनित जो बल होता है वो अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। अपर्दन कौन कौन से प्रकार का होता है, जैसे नदियों द्वारा, पवन द्वारा, समुद्र तरंग द्वारा या फिर हिमनद द्वारा। तो ये हो गई बहिर्जनित बल, बल के कारण पृथ्वी गतियां जो होती हैं। और अंतर्जनित बल के कारण कौन कौन सा है, ये आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है, यानी कि पटल आपस में एक तरह से चलती रहती हैं, ये वो वाला है। और पटल विरूपण के अंदर पर्वत निर्माणकारी, यानी पर्वतों का निर्माण होता है इसी से, एक तरह से दोनों प्लेट टकराती हैं आपस में, आपको पता होगा। तो वो क्या होता है, पर्वतों का निर्माण वहीं से होता है। इसे डिटेल में देखेंगे जब हम आगे वाली क्लासों में, जब बड़े स्तर पर थोड़ी सी देखेंगे। अभी केवल बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं हम। आकस्मिक बल में क्या होता है, भूकंप आ जाता है, तुरंत ज्वालामुखी आ जाता है और भूस्खलन आ जाता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी गतियां प्रभावित होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर जरूरी था थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए। देखिए ये एक ज्वालामुखी का चित्र है, जिसमें हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या कही जाती है। एक तरह से नॉर्मल जो परपटी होती है ये हो रही है, ये मेंटल है, एक तरह से मेंटल जो क्रोड से ऊपर होता है और परपटी से नीचे, ये होगा मेटल। तो जो लावा भरा मिलता है हमें, तो मेटल में ही एक तरह से, मेटल के ऊपरी सतह पर ही एक तरह से मैग्मा कोस्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है मैग्मा कोस्ट। तो इसी से एक तरह से आता है ये। तो इसकी ये निकास नली होता है, इसे जो निकास नली का जो ऊपरी भाग होता है ये, इसे जो है क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से ऊपर जो होता है निकलता है धुआं वगैरह, जिसमें गैस और राख और जल वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो बह के एक तरह से यहाँ पर आ जाता है ये, उसे लावा कहते हैं एक तरह से। तो ये आपका ज्वालामुखी का एक चित्र है इसमें एनसीईआरटी में। देखिए हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्र अधिकेंद्र मतलब क्या है एक तरह से। तो इसे जानने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए जहाँ से एक तरह से उद्गम होता है तो उसे एक्चुअल में केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, यानी केंद्र इसी को कहते हैं, जो निचले स्तर वाला। और जस्ट इसके ऊपर जो होता है क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आप एक तरह से दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो जिस समय आप बैठे हुए हैं उस क्षेत्र को आप कहेंगे अधिकेंद्र, उसके नीचे जो उत्पन्न होगा उसे केंद्र कहते हैं। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी थोड़ा सा। और जो भूकंप की तरंगें हैं वो चारों दिशाओं में एक तरह से निकलती हैं। इसमें आप पी जो प्राइमरी होती हैं, एस और एल प्रकार की तरंगें होती हैं, जिनके बारे में मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा, आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तब बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में, क्योंकि आप पढ़ तो रहे ही होंगे, पढ़ भी लिया होगा इनके बारे में। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं पी एस एल ये किस प्रकार की तरंगें हैं। तो जो पी तरंगें हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें हैं, और एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, और जो एल तरंग है वो पृष्ठीय यानी पृष्ठभाग पर उत्पन्न होती हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, कभी कभार पूछ सकते हैं ये एनडीए सीडीएस वगैरह में। और आपके सीएपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी इम्पोर्टेंट एक तरह से ये तीनों ये चीज़ें मिलती हैं, पी अनुदैर्घ्य, एस अनुप्रस्थ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भूकंप जिससे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये नॉर्मल सा है, एसएससी वगैरह में आ जाता है, ये ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सीडीएस एनडीए में भी थोड़ा सा आ सकता है, एनडीए में आ सकता है कभी कभार, आपको पता होगा। देखिए एक फैक्ट बता दूं, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला, आपको पता ही होगा वेनेजुला कहाँ है, का एंजेला जलप्रपात है। ये आपको ध्यान में रखना है, एंजेला जलप्रपात, और ये कहाँ है, वेनेजुला में। तो ये ध्यान में रखना है। आपको अगर ज्योग्राफी देखनी है तो आपके लास्ट में स्क्रीन पर मेरी ज्योग्राफी जो मैंने एक तरह से मैप के द्वारा पढ़ाई गई है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया है उनके बारे में, क्षेत्रों के बारे में, देशों के बारे में। तो ऐसे ही हम कवर किया करेंगे यहाँ से आगे एनसीईआरटी की जो भी एक तरह से प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। और हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे लेवल से, यानी कक्षा 6 लेवल से। ये 6 लेवल का पर्यावरण से रिलेटेड मतलब ज्योग्राफी की बुक थी, उससे हम पढ़ रहे हैं पार्ट वाइज पार्ट एक तरह से। तो दोस्तों
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग जून तक चलेगा और शायद आगे भी चलता रहेगा।